नमस्कार, मैं नैन्सी कटियार। इस वक्त मैं ज़िला समाज कल्याण के ऑफिस में हूँ कन्नौज में, जहाँ आज एक सक्सेस से हम आपको मिलवाएंगे। जो सर हैं, जिला समाज कल्याण अधिकारी हैं, सर का सिलेक्शन यूपीएससी में हुआ है और सर से सीधे हम मुलाकात करेंगे। सर, फर्स्टली कंग्रेचुलेशंस आप। धन्यवाद आपका। सर, कैसा आपकी यूपीएससी की जर्नी कैसी रही? क्या कुछ एक्सपीरियंस रहे आपके? तो यूपीएससी की जर्नी काफ़ी उतार चढ़ाव वाली रही है और काफ़ी एक लंबी और एक अच्छी जर्नी रही है मेरे हिसाब से। तो जो मेरी जर्नी लगभग 3 साल पहले शुरू हुई थी 2019 में, जब मैंने अपना प्रथम अटेम्प्ट दिया था। उसके बाद में पहले अटेम्प्ट में मेरा प्री क्लियर हुआ, मेंस नहीं क्लियर हुआ। सेकंड अटेम्प्ट में मेंस क्लियर हुआ, इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ। थर्ड अटेम्प्ट में मेंस इंटरव्यू दोनों क्लियर हुए और मैंने रिजर्व लिस्ट में 29th रैंक हासिल की है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि हर बार मेरा एक प्रोग्रेस, हर एक अटेम्प्ट में प्रोग्रेस रहा है। ऐसी छोटी छोटी प्रोग्रेस की वजह से ही आज मैं ये रिज़ल्ट हासिल कर किया है। सर, एक जॉब होने के बाद भी आपके अंदर कहीं ना कहीं ये था कि नहीं, यूपीएससी क्लियर करना है, क्योंकि एक जॉब तो आप ऑलरेडी कर रहे हैं जिला समाज कल्याण की। तो क्या एम था, बचपन से यही एम था कि यूपीएससी क्लियर करना है, या बाद में ऐसा सोचा? बचपन से कभी ऐसा एम नहीं रहा है कि आईएएस ही बनना है या फिर यूपीएससी क्लियर करना है, परंतु बचपन से यहाँ जो पारिवारिक शिक्षा या फिर सामाजिक शिक्षा से जो हमने सीखा है कि समाज के लिए कुछ अच्छा करना है, जो मुझे अपने मूल्य जो घर से या फिर समाज से जो सीखने को मिले हैं अपनी शिक्षा से, तो उससे यही हमने सीखा है कि समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहिए। हमें कुछ अपनी ज़िंदगी हमने जो हासिल की है, जो इस पद पर बैठे हैं या फिर जो हमें एडवांटेज मिले हैं, जो प्रिविलेज मिले हैं, तो उसका यूज़ अगर हम लोगों की भलाई के लिए करें तो बेहतर साबित होगा, अपने जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए या फिर दूसरों की जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए भी। तो इसी वजह से मैंने यूपीएससी का हासिल किया है। और जो आपका सवाल था कि एक पद पर बैठ के आप अगले पद का सोच रहे हैं, तो ये हमारी पहली जॉब नहीं है, ये मेरी दूसरी जॉब है। जो जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं एक प्राइवेट जॉब में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, जहाँ पर मेरी सैलरी अच्छी खासी थी। परंतु अगर एक जॉब का देखा जाए तो दो एस्पेक्ट होते हैं, तो एक इंटेंट और एक कंटेंट। कंटेंट में अगर देखा जाए तो सैलरी और स्टेटस ये सब एस्पेक्ट होता है। तो जो प्राइवेट में काफ़ी अच्छा था, जो अगर अभी नौकरी से कंपेयर करूँ तो प्राइवेट में मेरा जो पैकेज था या जो सैलरी थी आज से लगभग डबल थी। परंतु जो इंटेंट होता है, जो सरकारी नौकरी का या जो पब्लिक नौकरी होती है, उसका कंटेंट यहाँ पे भी अच्छा है कि सैलरी अच्छी है, एक आपको अच्छा पद मिलता है, आपको सब सुविधाएं उपलब्ध होती है। पर जो इंटेंट है यहाँ का, जो वो नोबल इंटेंट है, जो यहाँ पे पब्लिक के साथ आप उनका जो पोटेंशियल है या उनकी जीवन की गुणवत्ता में आप सुधार कर सकते हैं। जो आपको एक पद के साथ आपको एक जो पावर मिलती है, जो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी विद पावर, तो वो बाकी जगह नहीं मिल पाती है, जो प्राइवेट में नहीं मिल पाती है। और अभी जो समाज कल्याण अधिकारी पद पर जब मैं देख पाता हूँ कि मैं किस लेवल पर लोगों की समस्याओं का सुधार कर सकता हूँ, किस लेवल पर उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार कर सकता हूँ, तो वो अगर मैं इससे बड़े पद पर जाऊँ, अगर मैं जैसे यहाँ पे जिला स्तरीय या जिला अधिकारी रहूँ, तो मैं अभी तो मेरा जो काम है वो एक समाज कल्याण, पेंशन, स्कॉलरशिप, इनसे एक सीमित काम है। अगर मैं और बड़े स्केल पर अगर मुझे लगता है मुझ में क्षमता है, अगर मैं लोगों की हेल्प और बड़े स्तर पर कर सकता हूँ, तो वो ज़रूर मेरे लिए मतलब एक अच्छा सौभाग्य होगा कि मैं अपने जीवन का सदुपयोग कर पा रहा हूँ, ताकि सबकी जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो। और मेरा जो लाइफ का गोल है, तो वो मेरे रोल के अकॉर्डिंग अलाइन हो पाएगा। कुल मिला के सर, सैलरी पैकेज ही अहम नहीं होता है, अहम होता है कि आप कितना पब्लिकली लोगों से मिल रहे हैं, पब्लिक का कितना काम करा पा रहे हैं। अच्छा सर, ये आपने कोचिंग किया है यूपीएससी की तैयारी के, क्योंकि अमूमन बच्चों में जब तैयारी करने से पहले सोचते हैं कि कौन सी कोचिंग ज्वाइन करें या कौन सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, किस तरीके से सर प्रिपरेशन की, सेल्फ स्टडी की है या फिर कोचिंग? तो जब मैंने स्टार्ट किया है, जैसा आपको बताया है कि मैंने हमेशा जॉब में रहते हुए उसके साथ ही तैयारी की है, तो कभी ऐसे सेपरेट कोचिंग करने का अवसर नहीं मिला है। तो मैंने हमेशा अपने सीनियर से या फिर इंटरनेट का यूज़ करते हुए अपने सिलेबस को अपना एक गाइड माना, उसके अकॉर्डिंग अपने नोट्स तैयार किए, उसके अकॉर्डिंग मैंने अपनी तैयारी शुरू की। तो मैंने कभी ऐसी फिजिकल कोचिंग नहीं की है,
हाँ, बट जो टेस्ट सीरीज़ के लिए मैंने कोचिंग जॉइन की है, जिससे मैं अपने टेस्ट दे पाऊँ टाइमली और उसका एवोल्यूशन कोई करके दे, तो अपनी मैं गलतियों में सुधार कर सकूँ। सर जॉब के बाद कितना टाइम देते थे आप प्रिपरेशन को? जॉब के बाद में जैसे अब 10 टू 5, 10 टू 6 ये जॉब हमेशा रही है, तो ज़्यादा टाइम मेरे पास बचता नहीं था, परंतु मैं एक चीज़ का ध्यान रखता था कि एक नियमितता बनाए रखूँ। भले ही 3 घंटे पढूँ, पर वो नियमित 3 घंटे पढ़ाई करूँ। तो मेरा ऐसा कभी नहीं रहा है, बाकी जो ऐसा टॉपर बोलते हैं कि 14-15 घंटे पढ़ाई की है, ऐसा कभी नहीं रहा है। परंतु मैंने हाँ, एक ये कोशिश की है कि हमेशा 3 से 4 घंटे मैं रेगुलर रहूँ, कम से कम एक चीज़ कर सकता हूँ जो रेगुलर रहूँ। और बाकी जो जॉब से जो हम सीखते हैं, वही उसी को जो प्रैक्टिकल नॉलेज को मैंने अपने एग्ज़ाम्स में लाने की कोशिश की है, ताकि अपना एक जो उत्तर है, जो अपना एक नज़रिया है, वो प्रस्तुत कर सकूं, जो किताबी नज़रिए में हमेशा नहीं प्रस्तुत कर पाया, क्योंकि वहाँ की नॉलेज मेरी कम रही है। परंतु जॉब के साथ रहने का ये फ़ायदा ज़रूर हुआ है कि आपका जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, जो आप लाइफ में सीखते हैं, उससे बड़ा लाइफ से बड़ा टीचर कोई नहीं हो सकता है। तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज़रूर ज्वाइन की है, परंतु मैंने कोई कोचिंग नहीं ज्वाइन की। सर फैमिली सपोर्ट कितना रहा है, क्योंकि अब तो आप अलग ही रह रहे हैं जॉब के अकॉर्डिंग, बट फिर भी फैमिली से ऐसा सपोर्ट कि कभी डिमोटिवेट हो, फैमिली ने मोटिवेट किया हो कि नहीं आगे बढ़ना, या उनसे छुप के आप प्रिपरेशन करते थे? क्योंकि होता है ना, बच्चे काफ़ी लोग बताते नहीं हैं कि हम और भी प्रिपरेशन करें, ऐसा कुछ? नहीं, छुप के तो जैसे पिताजी की हमेशा से इच्छा रही है कि मैं एक अधिकारी बनूं या और कुछ अच्छा करें, जिससे समाज में नाम हो, या फिर अपना एक एक पद पे रह के आप कुछ अच्छा कर पाएँ। लेकिन उन्होंने कभी प्रेशर, जब मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पद पे जॉइन किया था, तो भी उन्होंने कभी मुझे इस बात के लिए नहीं जोर दिया कि आप उसी वही बनिए। उन्होंने मुझे मेरे हमेशा मेरे फैसलों पर सपोर्ट ही किया। उनका जो सपोर्ट रहा वो अनकंडीशनल रहा है, इसलिए नहीं कि आप आईएएस बन रहे हैं। जो भी मेरा डिसीजन रहा है, उनकी तरफ से पूरा सपोर्ट रहा है। अगर फाइनेंशियली भी बात करें, जबकि जॉब के बाद में मुझे फाइनेंशियली ज़रूरत नहीं पड़ी, परंतु पिताजी की तरफ से जो फाइनेंशियली या घर की तरफ से कोई फाइनेंशियली दिक्कत नहीं हुई है, या फिर आपका जो फाइनेंशियल से ज़्यादा ज़रूरत होता है मॉरल सपोर्ट। भले ही मैं कभी मेंस में सेलेक्ट नहीं हो पाया हूँ, या फिर उसके बाद मैं इंटरव्यू में भी रहा हूँ, तो उनका सपोर्ट कभी कम नहीं हुआ है। तो ये एक अच्छी बात है। और उसके अलावा जो मेरे मित्र है, जो यहाँ मित्र है, या फिर अपने कॉलेज के मित्र है, या फिर जो सीनियर्स रहे हैं, उनका हमेशा लगातार सपोर्ट बना रहा है। तो इसी वजह से एक आप इतनी लंबी प्रोसेस में, आप 3 वर्ष मतलब कम से कम 1000 दिन लग से तैयारी कर रहे हैं, तो कम से कम 500-200 दिन ऐसे आएंगे जब आप हतोत्साहित फील कर रहे होंगे, तब आपको एक सोशल सपोर्ट की ज़रूरत रहती है। तो वो सपोर्ट आपको जो आपकी जो फेलियर्स है उसको भुलाने में मदद करता है, आपको एक पॉजिटिव ऑप्टिमिस्ट साइड दिखाता है। तो उसमें फ्रेंड्स, फैमिली, सीनियर्स सबका योगदान रहा है, उसका मैं आभारी हूँ। सर आप कितना खुश है? आपकी जर्नी अभी आगे भी प्रिपरेशन करेंगे किसी और चीज़ की, या नहीं यहीं से स्टॉप होने वाला है इसी की? तो जर्नी है जो कभी ख़त्म नहीं होती है। जो मंजिल पाना एक मानव का गोल है, वो मंजिल कोई एक पद नहीं हो सकता है। तो ये एक बस पहला स्टेप है, ये जर्नी की शुरुआत है, जो सिलेक्शन होना। तो अब जो सिलेक्शन हो के जो मैं अगर कुछ अच्छा कर पाऊँ, वो मेरी जर्नी है। वो जर्नी सदैव निरंतर ज़िंदगी भर बनी रहेगी, और मैं चाहता हूँ कि उस पर कुछ अच्छा काम करूँ, ना कि बस एक पद हासिल कर लिया, स्टेटस हासिल कर लिया। वो मेरा कोई गोल नहीं रहा है, क्योंकि जैसा फाइनेंशियली जो प्राइवेट जॉब्स थी भी, वो उसने भी अच्छा पे किया है, तो वो मेरा कभी गोल नहीं रहा है। जो गोल रहा है वो ज़िंदगी भर मैं उसके लिए हमेशा तत्पर रहूँगा। और वो गोल कोई स्थायी गोल नहीं है कि एक बार अचीव किया और एक बस आप रुक गए। तो ये रुकना ये नहीं होगा, कि ये जर्नी का पहला स्टेप है, जर्नी हमेशा चल रही है। हाँ, बस वही। तो सर जो यूपीएससी की अब प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो बच्चे नहीं सेलेक्ट हो पाते, उनसे क्या कहना चाहेंगे? तो उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि पहली बात कि आप ये मत मानिए कि कोचिंग ही ज़रूरी है। हो सकता है कि कई लोग कोचिंग कर रहे हैं, तो उसको आप अपना डिसएडवांटेज मत मानिए। आप अपना पॉजिटिव साइड देखिए, आप अपनी क्षमता को परखिए, आप अपनी कमजोरी को देखिए, तो उनमें जो परिवर्तन है आप लाने की कोशिश कीजिए। तो आप उसके लिए, मैं जिस तरह से मैंने तैयारी की, आप अब हर बच्चे के पास इंटरनेट, मोबाइल की सुविधा उपलब्ध है, तो उसी को अपना बेसिस बनाना होगा। सबसे पहले अपना सिलेबस देखिए, तो उसी के अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए। आप 10 बुक्स को अलग अलग एक बार पढ़ने से अच्छा एक ही बुक को 10 बार पढ़िए। तो मैं ये कहना चाहूँगा, कुछ पॉइंट्स है। जैसे पहला, नियमित। जैसे मैंने कभी 10-12 घंटे पढ़ाई नहीं की है, नियमित पढ़ाई की है, तो भले ही 4 घंटे पढ़ाई करें,
तो वो पढ़ाई नियमित कीजिए। दूसरा, सिलेबस को ही अपना गाइड मानिए। तो पहला पॉइंट नियमितता को बरकरार रखें। दूसरा पॉइंट है सिलेबस को अपनी गाइड मानिए। जो सिलेबस ही आपकी गीता, कुरान, बाइबल है, उसी के अकॉर्डिंग आप तैयारी कीजिए। आप इधर उधर भटके मत, अपने सोर्सेज को कम रखिए और उसी सोर्स को बार बार रिवाइज कीजिए। हाँ, तीसरा पॉइंट यह है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसको आप उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी को रखिए। तो यही है। जो फैमिली सपोर्ट है या फिर फ्रेंड सपोर्ट है वो हर जगह मायने रखता है, और आप अपनी पूरी मेहनत करेंगे तो हो सकता है टाइम लगे, पर आप ज़रूर अपने गोल को पाएंगे। हमारे साथ जिला समाज कल्याण अधिकारी दिनेश गोदावत सर थे, जिनका भी हाल ही में यूपीएससी में 29वीं रैंक मिली है। उन्हीं से जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर यूपीएससी का ये सफ़र कैसा रहा, क्योंकि एक पद पे पहले से ही थे, एक पद मिलने के बाद अधिकतर लोगों में होता है कि जिज्ञासा कम हो जाती है कि हम सेटल हो गए ज़िंदगी में, लेकिन सर का ऐसा मानना है लाइफ एक जर्नी है, उसको चलते रहना चाहिए, कभी भी ठहरना नहीं चाहिए। तो हम मुलाकात करवा रहे थे दिनेश गोदावत सर से, जो इस वक्त कन्नौज में ज़िला समाज कल्याण अधिकारी हैं।